नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज गांधी जी को समझने की कोशिश करते हैं और ये सवाल इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आज की तारीख में अगर आप गांधी जी के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ तो वो राष्ट्रपिता हैं, 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है और दारू की दुकानें बंद रहती हैं, करेंसी नोट्स पे उनकी फोटो रहती है, और दूसरी तरफ आपको ऐसा भी मटेरियल भर भर के मिलेगा जो गांधी जी को जी भर के गालियां देता है और जो ये भी कहता है कि भाई जिन लोगों ने गांधी जी को मार डाला वही लोग सच्चे देशभक्त हुआ करते थे। कोशिश करूंगा कि ये सेशन एक हिस्ट्री लेसन न बने क्योंकि फोकस इस चीज पे रहेगा कि हम आइडियाज को डिस्कस करें, और जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आएगी भी उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि गांधी जी के बारे में जो चीजें हवाओं में उड़ती रहती हैं उनको एक किनारे करके हम उनके बारे में जो इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स हैं, ऐसे तथ्य जो हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको पकड़ें और उनके पीछे झांकने की कोशिश करें और गांधी जी को एज अ व्यक्ति, एज अ थिंकर, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट थोड़ा समझने की कोशिश करें। 1869 में पैदा हुए, 1888 में इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई के लिए, 1891 में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस इंडिया आए, 2 साल वकालत जमाने की कोशिश की, कुछ खास हुआ नहीं, 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर और उनके साथ में वहाँ की जो कॉलोनियल सरकार है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है रेस के आधार पे, और वो बड़ा परेशान है। 1894 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली जो इंडियंस की समस्याएं थी उनके बारे में बात करेगा। 1906 में ट्रांसवाल स्टेट की सरकार लेकर के आती है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत जितने एशियंस हैं, और एशियंस का मतलब एसेंशियली इंडियंस हो गया क्योंकि हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो ज्योग्राफीज हैं वो सारे इंडिया ही थे, और साउथ एशिया तो मेनली फिर इंडियन पॉपुलेशन ही हो गई। तो एशियंस जितने हैं उनको सरकार के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना नाम, पता, फोटो और तमाम जानकारी, फिंगरप्रिंट्स सरकार को देने पड़ेंगे, और सरकार आपको एक कागज देगी उस सारी जानकारी के साथ में, नाम, पता, फोटो, फिंगरप्रिंट्स के साथ में, और वो आपको लेकर के घूमना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी कोई आपसे वो कागज देखने को मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा, और ये लॉ जो था इसमें और भी प्रोविजंस थे कि इंडियन मैरिज को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता था, यूरोपियंस के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता था। गांधी जी ने ये समझा कि यार ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, रेस के आधार पर लोगों को अलग तरह से ट्रीट करता है और ह्यूमिलिएटिंग है, अपमानजनक है, जिल्लत भरा है। अब ऐसे केस में आपके पास में क्या ऑप्शन रह जाते हैं? एक ऑप्शन तो यह है कि आप कहें भाई देयर कंट्री देयर रूल्स, और मैं इस कानून को मानता हूं जब तक मैं यहाँ रहूंगा, और ऑब्वियसली वो जो डेली बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, अपमान, जिल्लत है वो मैं सहन करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वापस इंडिया आ जाता हूँ, वहाँ की जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको अपने हाल पे छोड़ के। गांधी जी तो प्रॉपर एलीट परिवार से थे उस जमाने में, सोचिए इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वापस इंडिया आ जाएंगे तो यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसका विरोध करता हूँ। अब विरोध आप कैसे करोगे? एक तरीका तो यह है कि भाई मैं मैचो मैन बन के बंदूक लेकर के कूद जाऊं। वैसे में आप क्या अचीव करोगे? आप 1 2 3 4 5 अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दोगे, उसके बदले में सरकार आपको मार देगी और आपके अड़ोस पड़ोस के 50 और लोगों को मार देगी। वायलेंस के मामले में तो सरकार की कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है। इंडिविजुअल अगर वायलेंस करता है उस कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, तो उसकी तो स्थिति चींटी की जैसी है, जहां पे जो ब्रिटिश सरकार है वो हाथी के बराबर है। वायलेंस की इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, चुटकियों में आपको मसल देगी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि यार मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर नहीं खेलूंगा मैं। अब ऑब्वियसली गांधी जी ने ऐसा सोचा या नहीं सोचा ये जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम तो सिर्फ इस डिसीजन के पीछे या इस सत्याग्रह जैसा टूल कैसे निकल के आया उसके थॉट प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोरलिस्टिक आइडियाज को साइड में हटा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली ये कैसा टूल है। वायलेंस के ऊपर अगर आप लड़ने जाते हैं उस कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार से,
तो आप उस तरह का काम कर रहे हैं कि भाई मुझे अर्जुन से लड़ना है और मैं उसे तीर कमान की लड़ाई के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 2 मिनट में मसल देगा आपको। अर्जुन से अगर आपको लड़ना है तो उसको आपको शकुनी की चौपड़ की टेबल पे लाना ही पड़ेगा, और शकुनी से अगर आपको लड़ना है तो आप चौपड़ की टेबल पर पासों के साथ नहीं जीत सकते, आपको उसको तलवारबाजी के युद्ध में घसीटना पड़ेगा। यहीं पर सत्याग्रह एज अ टूल की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस सामने आती है, और ये उसी लड़ाई में इवॉल्व हुआ। गांधी जी ने वहां की जो वास्ट इंडियन पॉपुलेशन थी उसको मोबिलाइज किया, उसको इकट्ठा किया, और अंग्रेजों से ये कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे इस गलत नियम, नियम गलत है, मॉरली रॉन्ग है। तो मॉरल फोर्स अपने साथ लिया उन्होंने, और मैं इस गलत कानून को नहीं मानूंगा। आपको मुझे पीटना है पीट लो, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये भी आपसे मार खाने को तैयार हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी आपके गलत नियम को नहीं मानेगा। ध्यान दीजिए कि अक्सर जब हम अहिंसा के बारे में बात करते हैं तो वो हमें बड़ा एक कायराना टाइप का ऑप्शन लगता है कि मैं मार खा रहा हूं और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। लेकिन यहां पर अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें, आपके सामने ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार है जो स्ट्रेंथ में, वायलेंस के मामले में स्ट्रेंथ में आपसे इनफाइनाइटली ज्यादा पावरफुल है, आप उससे वायलेंस से नहीं लड़ सकते। गांधी जी क्या करते हैं, उस जो सबसे बड़ी वीकनेस है उसी को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाते हैं, कहते हैं मेरी लड़ाई नॉन वायलेंट है और मेरी लड़ाई मॉरल है, और मैं आपके गलत कानून को नहीं मानूंगा, आपको जितना मारना है मार लो। खैर, पूरी जो वहां पर साउथ अफ्रीका में इंडियन पॉपुलेशन है उसको यूनाइट करते हैं, आदमी, औरत, हिंदू, मुसलमान, आपका गुजरातीज, नॉन गुजराती, सबको इकट्ठा करते हैं, और लंबी लड़ाई चलती है। इवेंचुअली 1914 में ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार को उनके सामने झुकना पड़ता है, इंडिया रिलीफ एक्ट लाया जाता है, जिसमें एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो भी ड्रैकोनियन डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के प्रोविजंस थे उन सबको पीछे लिया जाता है। 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आते हैं। यहां पर वो क्या देखते हैं कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में बनी थी, इतने साल हो गए हैं, और वो सरकार के ऊपर कुछ कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। और उन्होंने ये भी देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एसेंशियली कलकत्ता और बॉम्बे के एलीट वकीलों का एक ग्रुप है जो अपनी एलीट लाइफ में बिजी हैं, और उसमें से थोड़ा टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये समझ में आया कि यार अगर हम इस तरह से चलते रहे और केवल एलिट्स को ही रिप्रेजेंट किया कांग्रेस ने, और एलिट्स के ही बल पे हमने अगर प्रेशर बनाने की कोशिश की, तो हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे। दूसरा पीस उन्होंने जो देखा वो ये कि यार हमारे यहाँ 30-40 करोड़ की आबादी है जो बड़ी परेशान है, भयंकर गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, तमाम पाखंड अंधविश्वास है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, सब तरह की समस्याएं हैं, जनता बड़ी परेशान है, और इस जनता के ऊपर भी सरकार के नियम, पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं उनको जगाऊं और उनको भी ये समझाने की कोशिश करूं कि यार इस सरकार की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है, तो शायद वो भी लड़ाई में साथ में आ जाएं। और अगर एक मास मूवमेंट बनता है, वायलेंस पे हम जाएंगे नहीं, तो जो सबसे बड़ा हथियार है ब्रिटिश सरकार का वो हमने प्ले से बाहर कर दिया, गेम को चेंज कर दिया। और अगर हम नॉन वायलेंटली सत्याग्रह, गलत बात नहीं मानेंगे, आपको मारना है मार लो, अगर हम ये वैल्यू प्रोपोजिशन आगे ला पाते हैं तो सडनली गेम चेंज होने लगता है। हो सकता है ब्रिटेन के अंदर से कुछ प्रेशर आने लग जाए, हो सकता है इंडिया में बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन होने लग गया तो हमको हैंडल करना आपको मुश्किल होने लग जाएगा, वहां पे गेम खुलने लग जाता है, कुछ कुछ चीजें होने लग जाएंगी। गांधी जी क्या करते हैं, 1915 और 1916, जनवरी 1915 में वो आए, अगले 2 साल तक पूरे इंडिया का टूर करते हैं। ज्यादातर वो थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं। थर्ड क्लास का ट्रेवल आप ये समझ लीजिए आज की तारीख में जनरल क्लास। जो व्यक्ति एसी के टिकट अफोर्ड कर सकता है वो तो जनरल क्लास में आज जाने का सोच भी नहीं सकता। और ये 1915 टाइम की ट्रेन हैं, आज की ट्रेनें तो फिर भी बहुत तेज चलती हैं। 1915 की ट्रेन है, वो कोयले वाले इंजन हुआ करते थे। कुछ समय मैंने भी ट्रेवल किया है, 1915 की ट्रेन में तो नहीं, लेकिन हाँ कोयले वाले इंजन में। जिस समय मैं ट्रेवल करता था उस समय 6-7 घंटे चलने के बाद ट्रेन को बाकायदा 1.5-2 घंटे रुक करके कोयला और पानी भरवाना पड़ता था। 1915 में तो क्या ही हाल रहा होगा। खैर, ट्रेवल कंफर्टेबल तो कतई नहीं रहा होगा। गांधी जी जो एक एलिट बैकग्राउंड से आ रहे थे उनके लिए 2 साल वो घूमते हैं।
देश को समझने की कोशिश करते हैं, देश की समस्याएं समझने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट बैठाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण में नील की खेती करने के लिए जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके अगेंस्ट जनता मोबिलाइज करते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं गुजरात में, किसानों से जो ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा था। 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है, जो सरकार को ये पावर देता है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है सरकार बिना ट्रायल के। आप कहेंगे कि भाई अगर आप कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, तो इस एक्ट से आपको दिक्कत क्या है? बहरहाल गांधी जी को लगा कि दिक्कत है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी आंदोलन हुआ और उसके बाद वो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो फुल स्टीम में बढ़ा। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन होता है। 1922 से 24 तक गांधी जी जेल में रहते हैं सेडिशन के चार्जेस में, और क्विट इंडिया मूवमेंट और तमाम जो है नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है। अब अगर भले ही आपको ये लगता हो कि आज़ादी गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं आई, फिर भी आप सत्याग्रह एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आप ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वायलेंस में उनकी कैपेसिटी अनमैच्ड है। आपके पास में मासेस हैं जिनको आपने जोड़ा है, बट वो मासेस इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। भयंकर डाइवर्सिटी है देश में, एक जगह की समस्याएं, एक जगह के कल्चर दूसरी जगह के कल्चर से बिल्कुल अलग है। और ऐसी स्थिति में आप सत्याग्रह जैसे टूल से ही ब्रिटिश सरकार से लड़ सकते थे। तो पहली चीज तो ये कि आप भले ही आजादी का क्रेडिट ना दें गांधी जी को, लेकिन आप सत्याग्रह से बेटर हथियार शायद नहीं हो सकता था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज है मास मोबिलाइजेशन की। अब आप सोचिए, उस जमाने में जब ना इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना सोशल मीडिया है, अखबार बहुत लिमिटेड जगह तक जाते हैं, लोग साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं। उनकी जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं वो ये है कि भैया खाना कैसे मिलेगा। उस स्थिति में इस लेवल का मास मोबिलाइजेशन आपको हिंदुस्तान में उसके बाद कभी नहीं दिखता, उससे पहले नहीं दिखता। आपको दुनिया में उस तरह के एग्जाम्पल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ मास लेवल पे अपराइजिंग की क्या हिस्ट्री रही है? उससे पहले 1857 में बड़े स्केल पे अपराइजिंग हुई। उसमें भी ज्यादातर वो राजा लोग शामिल थे जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था, सिपाही शामिल थे सेना के, और कुछ हद तक जनता का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जिस स्केल पर गांधी जी लेड फ्रीडम मूवमेंट में जनता का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मास इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो इन्वॉल्वमेंट आपने 1857 में आपको नहीं दिखाई देता। तो मास पे लोगों को कनेक्ट कर पाने की कैपेबिलिटी उस समय, जिस समय मास कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, इनक्रेडिबल है, जबरदस्त है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। इसी तरीके से गांधी जी का जो एक बड़ा आइडियोलॉजिकल पुश था हिंदू मुस्लिम एकता वाला, अब उसके मॉरल एस्पेक्ट को, और उसका बहुत बड़ा मॉरल एस्पेक्ट है कि भाई धर्म जिसमें हम पैदा होते हैं एक्सीडेंटली, हम तो चूज करते नहीं किस धर्म में पैदा होंगे। धर्म के आधार पे एक इंडिविजुअल या एक सरकार या एक इंस्टीट्यूशन कैसे लोगों में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? इस मॉरल क्वेश्चन को अगर आप हटा देते हैं, केवल देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक चॉइस की तरह अगर आप देखते हैं, तो आप समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बड़ा ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन था। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, हमारे ही साथ आजाद हुए देश जिन्होंने थियोक्रेटिक देश बनाने की, धार्मिक आधार पर देश बनाने की कोशिश की, और उनका क्या हाल हुआ है। हिंदू मुस्लिम रिलीजियस यूनिटी, कम्युनल हार्मनी का जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है देश के लिए, कि एक पोस्ट इंडस्ट्रियल दुनिया में या एक ऐसी दुनिया में जो पोस्ट एग्रीकल्चर तो हो ही गई है, इंडिया उस समय बड़ी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, लेकिन दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए विचार आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, रजवाड़े ख़त्म हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में एक प्रोग्रेसिव देश, एक ऐसा देश जहाँ पे लोग भविष्य के प्रति आशान्वित हैं, लोगों को आगे कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लोग सुख शांति से रहते हैं, लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, इस तरह के देश के लिए, इस तरह का देश अगर हमें बनाना है तो कम्युनल हार्मनी मस्ट है। ये चॉइस से भी आप डिसएग्री नहीं कर सकते। 1930 से गांधी जी अनटचेबिलिटी के बारे में भी बड़े वोकल हो जाते हैं। अब यहां पर भी आप
काउंटर कर सकते हैं। कुछ एक लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई शायद गांधी जी की नीयत के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी ने इनफ नहीं किया, उन्होंने पर्याप्त नहीं किया। बट इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते, सोशल रिफॉर्मर्स उससे पहले भी आए थे, लेकिन गांधी जी ने अनटचेबिलिटी का मैसेज जिस मास स्केल पर देश भर में पहुंचाया, ऑब्वियसली जो सालों साल की, हजारों साल की जो चीजें थी जो हमारे खून में रच बस गई हैं, वो एकदम से नहीं जाने वाली थी। लेकिन जो अवेयरनेस गांधी जी ने लेकर के आई, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। दोस्तों, गांधी जी के महात्मा जो पर्सोना है उसको अगर हम एक तरफ हटा दें, या गांधी जी की जो इमेज हमें दिखाई देती है कि भाई एक पतला आदमी आधी धोती पहने हुए और डंडा लेकर के चल रहा है, उस इमेज को अगर आप हटा दें और आप गांधी जी को एक सीईओ की तरह इमेजिन करें कि एक देश है जो गुलाम है और उसके फ्यूचर के लिए एक एक सीईओ है जो काम कर रहा है। ऑब्वियसली एक बड़ी कैपेबिलिटी है कि आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी के मामले में मुझे मुझे तो एटलीस्ट गांधी जी भयंकर तरीके से ब्रिलियंट नजर आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉपर हैंड्स ऑन आदमी है। पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं मास कनेक्ट के लिए, उससे पहले किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया, उससे पहले किसी लीडर को के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। मास लेवल पे कनेक्ट किया और बड़े स्केल पर लोगों को मोबिलाइज करके उन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो है जो भी गेम रहा सत्याग्रह वाला, वो आगे कंटिन्यू किया। स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी और मॉरल कंपस। मॉरल, अगेन, अब उनकी मोरालिटी से आपको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि एक मॉरल फोर्स उनकी लड़ाई में था। दोस्तों, गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कैसा सोचते हैं, कमेंट्स में शेयर करिएगा। इस डिस्कशन को कंटिन्यू किया जाएगा। आज तो जस्ट एज अ फर्स्ट स्टेप इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।